नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे आज के बुद्धि और इंटेलिजेंस का चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर से दोस्तों लगभग 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों हम महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं जो टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। यानी ये 50 प्रश्न आपके तैयार होए तो बुद्धि इंटेलिजेंस का पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा। पूरे चैप्टर से आपके प्रश्न जो है क्लियर होंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए तैयार हो जाइए। जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है, जो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? रेमंड कैटल, साइमन अल्फ्रेड बिने या जीबी वाटसन? सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों बुद्धि परीक्षण निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो वह तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया कि कक्षा में समान उपलब्धि वाला बालक किसी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी आयु क्या होगी? यानी कक्षा में समान उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धिलब्ध औसत होगी, जिसका आईक्यू होगा। देखिए बुद्धिलब्ध औसत किसका माना जाता है, सभी आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। किसका बुद्धिलब्ध औसत माना जाता है? वह 91 से 110 बुद्धिलब्ध औसत माना जाता है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्ध के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? मैरिल, टर्मन, मैस्लो या जॉन डेवी? सभी बताइए। तो बुद्धिलब्ध के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है दोस्तों टर्मन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाएगी? तो यदि कोई बालक मन ही मन याद करता हो तो वह विधि हमारी कौन सी कहला जाती है? वह हमारी निष्क्रिय विधि कहला जाएगी, यह आत्मसमन विधि कहलाएगी, आत्मनन कहला जाएगी। सभी लोग बताइए। यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो कौन सी विधि कहलाएगी? सभी बताइए, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो कौन सी विधि कहलाएगी? देखिए मन ही मन याद कर रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मनन विधि आपके होगा। तो यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो आत्मनन विधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आत्मनन विधि इज द राइट आंसर। अगला है किसी प्रकार का विचार कि यदि आने पर दूसरे विचार की याद स्वतः आ जाती है तो यह किसका कारण होता है? यदि किसी प्रकार का एक विचार हो, उसकी याद आने पर दूसरा विचार स्वतः याद आ जाए तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है विचार सहचर द्वारा। इसका कारण क्या होगा? विचार सहचर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सक्रिय स्मृति की क्या विशेषता होती है? जी हाँ दोस्तों, सही बताइएगा। सक्रिय स्मृति की विशेषता क्या होती है? सक्रिय स्मृति की विशेषता होती है दोस्तों प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। प्रयास करेंगे आप तो वह पुनः फिर से याद आ जाती है। अगला कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता व समझता है, समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, इसकी संभावित आईक्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी संभावित आईक्यू आपका 140 से अधिक होगा, क्योंकि हर पाठ को वह तीव्रता से पढ़ता और समझ रहा है और समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, तो उसका आईक्यू होगा बुद्धिलब्ध कितना हो जाएगा? 140 से अधिक हो जाएगा। अगला स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता क्या होती है? तो स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता यही होती है कि स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती हैं। अगला प्रश्न है साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या होती है? तो साइमन बिनेट के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या होती है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति होती है, अकॉर्डिंग टू साइमन। अगला है बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी का करता है? तो बीएफ स्किनर का जो टेंटोफोन है वह किसका आकलन करता है? सभी बताइएगा। तो वह दोस्तों आपके व्यक्तित्व का आकलन करता है।
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। कोहलर ने किस पर किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सुल्तान का नाम क्या था? चिंपांजी। अपने आप मुंह पे आ जाएगा, सुल्तान नामक चिंपांजी। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में कुत्ते पर प्रयोग किया? तो थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। कोहलर ने चिंपांजी नामक बंदर पर। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कुत्ते पर प्रयोग पूछा जा रहा है तो ईपी पॉलाव हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समान एवं विशिष्ट का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में से सहचरवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो सहचरवाद सिद्धांत के प्रवर्तक सभी लोग बताइए। प्रोफेसर हाल्स की बात करेंगे। अगला है चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग कहला जाते हैं? तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ये हमारे चेतना के अंग कहला जाते हैं। किसके अंग कहला जाएंगे? चेतना के अंग कहला जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? जी हाँ साथियों, तो फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र से तैरते हुए हिमखंड से की है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, पर्यावरण सिद्धांत। अगला दोस्तों आईक्यू का सूत्र क्या होता है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का? इसलिए फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है, यानी MA/CA मल्टीप्लिकेशन 100। सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि, पूर्व दृष्टि एवं पश्चात दृष्टि दोनों, पश्चात दृष्टि या उपरोक्त भी होता है। तो वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि कहला जाती है? इनमें से आपकी पूर्व दृष्टि जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया कि मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो वह दोस्तों चिंतन व कल्पना के शक्ति के आधार पर बांटा है। अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? गेस्टाल्टवादी, वाटसन, कोफा या कोहलर की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए। जी दोस्तों SOR किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो SOR का संबंध सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा किया गया है, सभी लोग बताइए। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको यहाँ पे कलेक्ट करना है और राइट आंसर बताना है। सभी बताइए। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स नामक सिद्धांत को अमेरिकी वैज्ञानिक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? गेस्टाल्टवादियों द्वारा। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रायड के अनुसार यहाँ पे बताना है। तो फ्रायड के अनुसार राइट आंसर है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए। फ्रायड के अकॉर्डिंग क्या होगा? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति को अलग कर दिया जाए। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूलों का आंतरीकरण किसमें होता है? तो अकॉर्डिंग टू फ्रायड हमारे मूलों का आंतरीकरण जो होता है वह होता है दोस्तों परा अहम में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है किसके द्वारा? प्रोफेसर यूंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण या पृथक्करण हो जाता है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान बताना है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है
यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले जो बच्चे भी उच्च होंगे सृजनशीलता में, विश्लेषण में, अध्ययन में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। दोस्तों ये आवश्यक नहीं होता है कि जो बच्चे उच्च बुद्धि लब्ध वाले होते हैं वे बच्चे भी जो है सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? क्या वह प्रौढ़ावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है या शैशवावस्था है? विकास की जिस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता हो वही बताना है, वो कहलाता है किशोरावस्था। 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होती है? तो वह दोस्तों आपकी कहला जाती है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। क्या होगा? कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम के विशेष चिन्ह होगी? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, माना जाता है कि आईक्यू या बुद्धिलब्ध का प्रत्यय इन्होंने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक, कैटल, टर्मन या जर्ड ने? सही बताइए। तो माना जाता है कि आईक्यू या बुद्धिलब्ध का प्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने दिया। यहाँ पे टर्मन वाला ऑप्शन नोट कर लेना है। अगला है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती होती है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सृजनात्मक चिंतन की। किसी आवश्यकता होती है? सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? जीववाद की, तर्क की, आत्मकेंद्रीकरण की या सामान्यीकरण की? तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो वह दोस्तों तर्क करने की प्रधानता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन होता है तो सृजनात्मक चिंतन किस में होता है? तो जो सृजनात्मक चिंतन होता है वह उच्च अपसारी चिंतन कहलाता है। क्या होगा? उच्च अपसारी चिंतन हो जाएगा। दोस्तों किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है? समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की भावना या वातावरण के प्रति चैतन्य संयोजन करना? कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या ये सभी होंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं किसी बच्चे के चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है। ठीक है, तो किसी बच्चे के चिंतन का प्रमुख कारण आपका समस्या समाधान करना भी होता है, निर्णय लेने की भावना भी है और वातावरण के प्रति चैतन्य संयोजन करने हेतु, अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? जी हाँ साथियों, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण हो जाता है समस्या के प्रति जागरूकता। पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों चिंतन अनिवार्य रूप से यहाँ पे क्या होता है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से यहाँ पे आपका क्या कहला जाएगा? संज्ञानात्मक गतिविधि कहला जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चिंतन में क्या क्या शामिल होता है? कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिभा, कल्पना, संकल्पना, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिभा, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिभा, भाषा, कल्पना या प्रतिज्ञाप्ति। तो चिंतन में यहाँ पे क्या क्या शामिल होता है? तो चिंतन में आपकी कल्पना, भाषा, संकल्पना और प्रतिज्ञाप्ति जो है शामिल हो जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों रेवेन का बुद्धि परीक्षण किस पर आधारित होता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, रेवेन का जो बुद्धि परीक्षण है वह किस पर आधारित होता है? वह दोस्तों प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज पर आधारित होता है। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला है, बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए हैं? 12 से 15 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या 3 से 15 वर्ष? सभी कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीचर्स एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालक के लिए होता है? और वह दोस्तों आपका 3 से लेकर 15 वर्ष आयु के बालकों की बात करेंगे। अगला है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह किसका कथन है?
वुडरो, टर्मन, वुडवर्थ या स्किनर का हो जाता है। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसका कथन हो जाता है? तो आपके वुडवर्थ का कथन हो जाता है। बा से बुद्ध, बा से वुडवर्थ। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक होता है? पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, बालकों के वर्गीकरण हेतु, भावी सफलता के ज्ञान हेतु या उपरोक्त सभी। तो वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक होता है? बुद्धि का मापन इसलिए आवश्यक होता है, भावी सफलता के ज्ञान हेतु आवश्यक होता है। अगला है, अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए आवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, आवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। तो अनपढ़ लोगों के समूह परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाया जाता है? तो वह दोस्तों आपको हो जाएगा आवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति के विकास में, तर्क शक्ति के विकास में, कल्पना शक्ति के विकास में या इन सभी में। तो छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जाएगा निर्णय शक्ति के विकास में भी है, तर्क शक्ति के विकास में भी है और कल्पना शक्ति के विकास में, अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये बुद्धि के प्रकार हैं आपके, लेकिन जो मानसिक बुद्धि होता है यह बुद्धि का प्रकार नहीं कहलाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो मानसिक बुद्धि बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक आयु, कालानुक्रमिक आयु गुणे मानसिक आयु गुणे 100, कालानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100 या उपरोक्त सभी। तो बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत की अगर बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। मानसिक आयु माप निम्न में से किस पर आधारित होता है? मानसिक वृद्धि की दर पर, मानसिक परिपक्वता पर, जन्मजात मानसिक शक्ति पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक आयु माप जो है किस पर आधारित हो जाता है? यहाँ पे आप लोगों का वह दोस्तों मानसिक परिपक्वता पर आधारित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। अगला, बुद्धिलब्ध के संबंध में सूचकांक क्या होता है? मानसिक विकास, मानसिक परिपक्वता, मानसिक विकास की दर, मानसिक योग्यता की अंतिम स्तर। तो बुद्धिलब्ध के संबंध में सूचकांक पूछा जा रहा है, इसमें क्या होता है? मानसिक विकास की दर। सी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित होता है? स्किनर से, बेलार्ड से, जीन पियाजे जी से या थॉर्नडाइक से। देखिए, मानसिक बुद्धि का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे जी का नाम आता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्पीयरमैन, स्किनर, थॉर्नडाइक द्वारा या जीन पियाजे जी द्वारा। तो सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्ध मानी गई है 80 से कम, 110 से कम, 90 से कम या 70 से कम मानी गई। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्ध कितनी मानी गई है? दोस्तों, वह 90 से कम मानी गई। अगला प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम क्या होता है? इसमें आधारभूत आयाम संक्रिया भी होती है, सूचना सामग्री भी होता है और उत्पाद भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा जो सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, एक बालक यंत्रों या मशीनों में रुचि लेता है, अपनी खिलौने कार को खोल कर देखता है और उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान होगा? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। एक बालक यंत्रों मशीनों में रुचि ले रहा है और अपनी खिलौना को खोल कर देखता है और उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान होगा? अमूर्त, मूर्त या सामाजिक। इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज के लिए, फ्री ऑफ प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी तक आपका 1,33,000 लगभग 2,500 क्लासों के साथ
टीटी फैमिली हो चुका है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए और सिलेक्शन पक्का कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।